वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस सर्किट्स में हम लोग बीजेटी एज एन एम्पलीफायर पर पीएसएम करने जा रहे हैं। आफ्टर कंप्लीटिंग दिस मॉड्यूल यू विल बी एबल टू एक्सप्लेन द ऑपरेशन ऑफ ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर. You will be able to explain the graphical analysis of BJT amplifier. You will be able to describe the Ebers-Moll model of BJT. You will be able to determine the collector current, emitter current, base current using Ebers-Moll model. Now here the term is explain and describe and determine. It means एग्जामिनेशन में आपसे इससे थ्योरेटिकल टाइप, न्यूमेरिकल टाइप और ऑब्जेक्टिव टाइप इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। खासतौर से आपसे थ्योरी और न्यूमेरिकल के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। यहाँ पर जो भी प्रॉब्लम्स आपको दी गई हैं वो या तो आपके प्रीवियस एग्जाम में पूछी जा चुकी हैं या आने वाले एग्जाम में आपसे पूछी जा सकती। यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम्स मैं सॉल्व करूंगा और कुछ प्रॉब्लम्स आप लोग सॉल्व करें। So let us start the activity on BJT as an amplifier. Now the first question is describe the operation of transistor as an amplifier. तो अगर आप मेरे लर्निंग मॉड्यूल में आप देखो तो मैंने एम्पलीफायर के पूरे वर्किंग ऑपरेशन को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन। आपको करना क्या है एग्जाम में, आपको उसी डिस्क्रिप्शन को बढ़िया तरीके से अच्छे से उसको एक्सप्लेन करना है। जब आप उसको अच्छे से एक्सप्लेन करोगे और एक एक पॉइंट को लिखोगे जिसमें आप ट्रांजिस्टर का फिगर बनाओगे और उन सारी चीजों को बताओगे कि हम इसमें डीसी और एसी दोनों कंबाइन कर रहे हैं, जब हम आईबी पर आईसी सुपर इम्पोज करते हैं और सारी वैल्यूज हमारी इंक्रीज करती हैं, कैसे हमारा वेरिएशन आता है, ये सारी चीजें मैंने बहुत अच्छे से बताई हैं। सो नाउ इन योर एग्जामिनेशन व्हाट यू हैव टू डू, मैं जो स्टेप्स बता रहा हूं आप उसी स्टेप्स पर आप लिखोगे, ठीक है। डिस्क्राइब द ऑपरेशन ऑफ ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर। तो आप सबसे पहले एक ब्लॉक बनाना और उसमें लिखना एम्पलीफायर। यहाँ पर इनपुट सिग्नल दिखाना और यहाँ पर आप लोड दिखाना, और जब आप इसको लोड को दिखाओगे तो यहाँ पर इनपुट सिग्नल में आप एक्सेस लेकर एक सिग्नल बनाना। दिस इज योर वी इनपुट सिग्नल। ये हमारा पॉजिटिव हाफ, ये हमारा नेगेटिव हाफ, और उसके बाद से लोड से जो आउटपुट आएगी आप इस तरह से इसके एम्पलीफाइड सिग्नल को दिखाओगे। नाउ इन दिस ब्लैक बॉक्स हमको क्या करना है, हमको सर्किट ड्रॉ करना है। तो नाउ जो मैंने सर्किट आपको सिखाया है BJT एज एन एम्पलीफायर सर्किट आपको यहाँ पे ड्रॉ करना है। उस सर्किट को अगर मैं दोबारा से थोड़ा सा आपको रिकॉल दे देता हूं। सो नाउ इफ यू विल सी दिस इज द एम्पलीफायर सर्किट, और इस एम्पलीफायर सर्किट में हम कैपेसिटर से सिग्नल्स को कपल कर रहे हैं। यहां पर भी एक कैपेसिटर लगेगा। नाउ इफ यू विल सी दिस इज द कपलिंग कैपेसिटर्स जो कि एसी सिग्नल को कनेक्ट कर रहे हैं और एसी सिग्नल्स को रेक्टिफाई कर रहे हैं। तो आप यहाँ देखो, यहाँ हमने C1 लिया हुआ है और ये हमारा RB, हमारा VBB, दिस इज योर बेस टर्मिनल, दिस इज योर कलेक्टर टर्मिनल, दिस इज योर टर्मिनल। ये पूरा का पूरा अगर आप चाहो तो एक रेफरेंस बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। एंड कनेक्ट ऑल द पॉइंट एट अ सिंगल ग्राउंड रेफरेंस। और ये हमारा स्पीकर है और इस जगह पर हम RC रेजिस्टेंस लेते हैं, यहाँ पर हम VCC लेते हैं, और हमने ये बता रखा है कि इस जगह पर जो आपका करंट जा रहा है वो कैपिटल IC है। ये ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। एंड देयर इज अ स्मॉल IC दैट इज कमिंग फ्रॉम दिस कैपेसिटर, और जितना ये करंट ज्यादा होगा उतनी स्पीकर का अमाउंट क्या होता जाएगा उसमें। इसके अंदर मान लो कोई रेजिस्टेंस लगा देते हैं, तो अगर रेजिस्टेंस लगाएंगे तो वो उसमें जो करंट जाएगा तो स्पीकर की जो बोली है, यानी कि स्पीकर के अंदर जो पावर कंजम्पशन वो ज्यादा बढ़ेगा। अगर ज्यादा बढ़ेगा तो हमको और अच्छी तरह से उसकी वॉइस सुनाई देगी। वोल्टेज तो हमारा फिक्स है, बट हमारे करंट की वैल्यू इंक्रीज और डिक्रीज कर सकती है अकॉर्डिंग टू योर इनपुट। तो ये कैसे होता है वो सारी चीजों के बारे में हमने डिस्कस किया हुआ है।
यहाँ पर हमने दिखाया था कि इस जगह पर हम दो करंट देते हैं, एक होता है डीसी यानी कि कैपिटल आईबी और एक होता है स्मॉल आईबी। ये हमारा दोनों करंट जाता है, उसी के अकॉर्डिंग हमारा ये आईसी और कैपिटल आईसी और स्मॉल आईसी की वेरिएशंस आते हैं। वीसीई के बारे में भी डिस्कस किया था कि यहाँ से यहाँ तक हमारा वीसीई वोल्टेज है और इसी वीसीई पर हमारे स्पीकर की आउटपुट डिपेंड कर रही है। तो ये सारी चीजें हम लोगों ने ऑलरेडी कैलकुलेट की हैं और बहुत अच्छे से अपने लर्निंग मॉड्यूल में डिस्कस किया है। तो अगर आपने मेरे लर्निंग मॉड्यूल को पढ़ा होगा और उससे अगर आपने नोट्स बनाए होंगे तो आप इसको एक्सप्लेन कर देंगे। बट इंपॉर्टेंट इज कि एग्जाम में आपको ये पॉइंट्स लिखने हैं, आपको एम्पलीफायर बनाना है, उसके बेसिक के बारे में बताना है, देन यू विल ड्रॉ द ट्रांजिस्टराइज एम्पलीफायर सर्किट एंड देन फाइनली यू विल ड्रॉ द एनालिसिस ऑफ दीज ऑल मेथड्स, जो हमने एनालिसिस करके सिखाया है कि कैसे हम केवीएल लिखते हैं, कैसे हम सिग्नल्स को जोड़ते हैं, कैसे हमारा सिग्नल एम्पलीफाई होता है, वो सारे डेल्टा आईसी और डेल्टा आईबी के रिलेशंस के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ है। सो आप इसको अच्छे से देखो और इस तरह से स्टेप वाइज लिखना शुरू करो। So this was the all about of this question. Now we will move for the next question. Explain the amplification process graphically. How do you select the position of Q point on load line? What is the effect of placing Q point near cutoff or saturation? सिंपल सी बात है कि आपसे ये पूछा जा रहा है कि आप ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं किसी भी एम्पलीफिकेशन प्रोसेस को और कहां पर आपको इस चीज को रखना चाहिए, यानी कि क्यू पॉइंट को कहां पर रखना चाहिए कि हमारा जो एम्पलीफिकेशन है वो सैचुरेशन और कट ऑफ में ना जाए। तो मैंने अपने लर्निंग मॉड्यूल में आपको प्लेसिंग ऑफ क्यू पॉइंट सिखाई है, जिसमें मैंने ये बताया है कि ज्यादातर हम लोग गुड एम्पलीफिकेशन पाने के लिए क्यू पॉइंट को मिड ऑफ द डीसी लोड लाइन प्लेस करते हैं। बट अगर यही क्यू पॉइंट ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाए, यानी कि सैचुरेशन रीजन की तरफ शिफ्ट हो जाए, और यही क्यू पॉइंट हमारा नीचे की तरफ यानी कि कट ऑफ रीजन की तरफ शिफ्ट हो जाए, तो भी मैंने ये बताया है कि किस हिसाब से हमारा सिग्नल कट ऑफ करता है, यानी कि कैसे हम उसको चेंज करते हैं। पर एज ए रिकॉल मैं आपको ये बता देता हूं कि अगर हम क्यू पॉइंट को डिफरेंट लोकेशंस पर रख रहे हैं तो हम एक फिगर के अंदर कैसे उसको शो कर सकते हैं। सो आपको करना क्या है, एग्जाम में आपको एक्सप्लेन करना है ग्राफिकल प्रोसेस ग्राफिकली। तो आपको ग्राफिकली प्रोसेस को बनाने के लिए सबसे पहले आपको बनाना पड़ेगा एक ट्रांजिस्टर सर्किट। ड्रॉ एन एम्पलीफायर सर्किट। आपको एक एम्पलीफायर सर्किट ड्रॉ करना होगा। उस एम्पलीफायर में सारी चीजों को आपको दिखाना पड़ेगा, इनपुट को, आउटपुट को, जितनी भी कपलिंग वगैरह की है वो सारी चीजें आप दिखाओगे। आई सजेस्ट यू यूज वोल्टेज डिवाइडर कॉन्फ़िगरेशन, यूज वोल्टेज डिवाइडर बायस कॉन्फ़िगरेशन। तो जब हम इसको वोल्टेज डिवाइडर बायस कॉन्फ़िगरेशन को ड्रॉ करेंगे और उसकी डीसी लोड लाइन को ड्रॉ करेंगे, तो ये मिली एम्प्स में होगा और ये वीसीई होगा वोल्ट्स में। ठीक है, नाउ यू विल ड्रॉ द डीसी लोड लाइन और इसके दोनों पॉइंट्स आप दिखाओगे, वीसीसी अपॉन आरसी प्लस आरई, और यहां पर आप वीसीसी दिखाओगे। ठीक है, और मैं आपको ये सजेस्ट करता हूं कि आप इसमें पॉइंट्स बनाओ, यानी कि क्यू पॉइंट्स आप शो करो। एक मिड में दिखाओ, एक एक्सट्रीम एंड्स पे दिखाओ। तो अगर आप इसको देखो, इन पॉइंट्स में ये हो गया Q1, ये हो गया Q और ये हो गया Q2। तो अगर आप इन जगहों पर सिग्नल्स को सुपर इम्पोज करोगे तो कहां कहां पर हमारे डिस्टॉर्ट होने के चांसेस हैं। तो अगर आप यहां देखो, देयर इज अ नेगेटिव हाफ, तो यहां तक देखो, आप इसको अगर हम प्रोजेक्ट करके नीचे लेकर आएंगे, इसका जो पॉजिटिव हाफ है, इसका जो पॉजिटिव हाफ है, इसके लिए ये नेगेटिव हाफ होगा।
और इसका जो निगेटिव हाफ है इसके लिए पॉजिटिव हाफ होगा। यहां तक तो हमको सिग्नल मिलेगा, उसके बाद से ये कट कर जाएगा, ये हिस्सा वीसीसी से आगे निकल गया। तो अगर ये हिस्सा वीसीसी से आगे निकल गया तो ये चीज हमारी क्या होगी, डिस्टॉर्टेड होगी। सो दिस इज योर डिस्टॉर्टेड पोर्शन। ठीक, ये हमारा डिस्टॉर्टेड पोर्शन है। ठीक उसी तरह अगर हम ऊपर की तरफ बढ़ते हैं, यानी कि Q2 पॉइंट पर बढ़ते हैं, तो अगर हम इसको ऐसे प्रोजेक्ट करते हैं और ये सिग्नल बनाते हैं, तो अगर आप यहां देखो, इस जगह पर आप इसको प्रोजेक्ट करोगे ऐसे, तो ये इस रीजन में लाई कर रहा है। ठीक है, ये हमारे इस रीजन में लाई कर रहे हैं। लेकिन अगर आप इसको लेकर आओ नीचे की तरफ, इसका जो निगेटिव, उसका जो पॉजिटिव है वो इसके लिए निगेटिव है। तो निगेटिव कहने का मतलब ये यहां से यहां तक अगर ये वीसीसी अपॉन आरसी से आगे निकल गया, तो ये पोर्शन ऐसे ऐसे और ऐसे तरह से आएगा। पॉजिटिव आपको मिलेगा, लेकिन निगेटिव में आपका पोर्शन क्लिप कर जाएगा। सो दिस इज कॉल्ड द डिस्टॉर्टेड पोर्शन। दिस इज कॉल्ड डिस्टॉर्टेड पोर्शन, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड डिस्टॉर्टेड। सिंपल सी बात है कि अगर हम इसको, यानी कि सिग्नल को कट ऑफ और सैचुरेशन रीजन में लेके जाते हैं, तो हमारा सिग्नल क्लिप कर जाता है, हमारा सिग्नल एम्पलीफाई पूरी तरह से नहीं होता है। तो एम्पलीफाई करने के लिए जो बेस्ट लोकेशन वो कौन सी होती है, वो होती है आईसीक्यू, यानी कि वीसीसी अपॉन आईसीक्यू जो होती है वीसीई के हिसाब से वीसीसी अपॉन 2 के अराउंड, और इसमें हमारा आईसीक्यू इस वैल्यू को, यानी कि मैक्सिमम वैल्यू के जस्ट हाफ पे लाई करता है। तो अगर इस रीजन में अगर आप एम्पलीफाई करो तो कोई बड़ा सिग्नल भी है तो उसका एम्पलीफिकेशन हमको बहुत अच्छे से मिलेगा। तो ये चीज हमने सिखाई है। यहां पर हमने ये जो करंट्स लिए हैं, ये IB है, ये VCE है। दिस करंट इज योर बेस करंट, दिस इज स्मॉल IB, दिस इज स्मॉल IB। ठीक है, ये हमारे बेस करंट है, ये सारे कैपिटल IB होते हैं। ये मैंने सिखाया है अपने लर्निंग मॉड्यूल में, आप देख लेना उसमें। तो ये IB ये सब सिखाया है हमने। अगर आप इसमें वहां पर देखो तो आप सिग्नल को सुपर इम्पोज करोगे एंड देन यू विल गेट दिस एम्पलीफिकेशन। नाउ ईच एंड एवरी फिगर यू हैव टू ड्रॉ योर IC पोर्शन, यानी कि आपको इसको टर्न आउट करके IC में भी ले जाना है, टर्न आउट करके इधर IC में भी ले जाना है। तो IC में भी आप दिखाओगे कहां पर क्लिप हो रहा है, इधर IC में आप दिखाओगे कहां पर ये क्लिपिंग हो रही है। जैसे इस पोर्शन को आप इधर दिखाओगे, ऐसे जरूर क्लिप करके आप दिखाना, ताकि एग्जामिनर को ये पता चले कि हम एम्पलीफिकेशन में जब हम क्यू पॉइंट को शिफ्ट कर रहे हैं तो कैसे हम इसको चेंज करके दिखा रहे हैं। सो दीज आर द इफेक्ट दैट यू हैव टू शो ग्राफिकली, ताकि आपको ये पता करके बताएं कि हम क्यों नहीं कट ऑफ और सैचुरेशन रीजन में ट्रांजिस्टर को ऑपरेट करते हैं। सो यू हैव टू शो इट। दिस वाज द ऑल अबाउट ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ वी विल मूव फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। So the question is, write a short notes on Ebers-Moll model, explain the Ebers-Moll model of transistor, explain Ebers-Moll model, derive the expression of IE, IC, Ebers-Moll model with properly and necessary diagram। तो मैं एक बार रिकॉल थोड़ा सा ले लेता हूं कि आपको ये पता होना चाहिए कि इबर्स-मोल मॉडल क्या है और इसके बारे में आपने कैसे, क्योंकि हमने इसके सारे कैलकुलेशन करा रखे हैं। आपने IB, IC और I इन सब के कैलकुलेशन अच्छे से किए हुए हैं। तो इसमें आपने ये देखा है कि इबर्स-मोल मॉडल लार्ज सिग्नल के लिए यूज करते हैं, ट्रांजिस्टर को बैक टू बैक, डायोड को बैक टू बैक कनेक्ट करते हैं, करंट सोर्स लगाते हैं। ये सारी चीजें हमने अपने इसमें डिस्कस की हैं। कभी भी आपके दिमाग में आए इबर्स-मोल मॉडल आपको ड्रॉ करना है, तो आप सिंपल क्या करो, आप सबसे पहले कोई भी ट्रांजिस्टर ले लो, NPN ले लो चाहे PNP ले लो। ओके, तो ये कोई भी ट्रांजिस्टर है, दिस इज N प्लस, दिस इज P, दिस इज N। ये मुझे मिटा के यहां पर लगाना होगा, क्योंकि मेटेलिक कांटेक्ट हमेशा बेस के पास लगता है। ठीक है,
तो ये हमारा फिगर है। तो अगर आप इसको बैक टू बैक डायोड के तरह रिप्लेस करोगे तो कैसे रिप्लेस करोगे? तो दिमाग में आपके इतना रहना चाहिए कि करंट का डायरेक्शन क्या है एनपीएन और पीएनपी में, और कैसे हम उसको फिगर को सॉर्ट आउट करेंगे। तो आप देख लो इसमें करंट का डायरेक्शन कैसे है, ऐसे, इसमें कैसे है आई बी, इसमें कैसे है आई। ये ट्रिक है, ये आप इसको ऐसे ही बनाओगे एग्जाम में भी, ठीक। नाउ ड्रॉ योर पी और एन। तो एक डायोड आप बना देना, फिर दूसरा डायोड बना देना और एक लाइन खींच देना। अब आप ये देखो, ये हमारा इमीटर हो गया, ये हमारा बेस हो गया, ये हमारा कलेक्टर हो गया। तो ये हमारा डीई डायोड हो गया, ये हमारा डीसी डायोड हो गया। इमीटर बेस जंक्शन हमेशा क्या होता है, फॉरवर्ड बायस होता है। तो फॉरवर्ड बायस होने के लिए जब अगर ये ऑन होगा, तो एक डिपेंडेंट करंट सोर्स इससे जुड़ेगा। और इसको लिखेंगे अल्फा एफ। अगर इसमें जो करंट चल रहा है वो आई है या आईडीई है, जो भी आप करंट मानना चाहो, मान लो हमने आईडीई मान लिया, तो इस जगह पर आप लिखोगे आईडी, ठीक। उसी तरह अगर आप इसमें रिवर्स बायस में आईडीसी करंट मान रहे हो ड्यू टू दिस डीसी डायोड, तो आपको एक करंट सोर्स बनाना होगा इधर से, तो जोड़ के दिखाओगे। और चूंकि ये रिवर्स बायस होता है तो आप इसको लिखोगे अल्फा आर वॉट आई ई। ये हमारा मॉडल बन के तैयार होगा। नाउ जो हमारे इमीटर इमिट करते हैं और जो बेस बेस में जाता है उस सब करंट को आप बनाओगे आई बी करंट, दिस इज योर आई ई करंट एंड दिस इज योर आई सी करंट, ठीक। यही बेसिक थंब रूल हम रखेंगे और इसमें आप ये इस तरह से बनाओगे। किसी भी पॉइंट पर आपको करंट निकालना है, इस पॉइंट पर केसीएल लिख दीजिए, इस पॉइंट पर केसीएल लिख दीजिए। डायोड जब तुम्हारा फॉरवर्ड बायस होता है तो इसके अक्रॉस जो वोल्टेज आएगा फॉरवर्ड क्या होगा, वीबीई होगा। इसके अंदर क्या होगा, वीबीसी होगा, ठीक है। और उसके थ्रू आप इस करंट की वैल्यू निकाल लोगे जो इसमें आईडीसी फ्लो हो रहा है, और अल्फा आई एफ अगर दिया होगा तो वैल्यू निकाल लोगे। तो अगर आपको आईसी करंट निकालना है तो ये करंट, ये करंट, ये करंट, ये इसके नोड एनालिसिस करोगे। आपको आई करंट निकालना है तो इस करंट, ये करंट सोर्स, ये करंट और ये करंट पर आप वैल्यू का नोड एनालिसिस करोगे। आपको आईबी निकालना है तो आई में से क्या घटा दोगे, आईसी घटा दोगे। तो आपका बेसिक प्रोसेस यही होगा, ठीक है। तो मैंने वो सिखाया है कि किस तरह से आप इसको सॉल्व करोगे और किस तरह से आप इसको बनाओगे। सो एग्जाम में आपको शॉर्ट नोट्स के टर्म में लिखना है तो आपको रिवर्स मोड मॉडल एनपीएन एक साइड में लिखना होगा, दूसरी तरफ पीएनपी लिखना होगा। तो एनपीआर और पीएनपी लिखकर आप उसको बनाना और उसको सॉल्व करना, ठीक। सो दिस वाज द ऑल अबाउट ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ वी विल मूव फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। So now the question is that the reverse saturation current across each junction of the silicon NPN BJT is 50 nanoampere using Ebers मॉडल। यानी कि आपको ये मॉडल स्केच करना पड़ेगा दोबारा से जब अगर आप ये प्रॉब्लम बना रहे हैं। तो कैलकुलेट IC, IE, IB, बात है करंट पूछेगा आपसे फॉर द नॉर्मल ऑपरेशन विथ VB इक्वल्स टू 0.7 एंड VBC इक्वल्स टू -10 वोल्ट। Assume alpha f is equal to 0.995 and alpha r equals to 0.5 and the temperature is 27 डिग्री सेल्सियस। ओके, सो ये क्वेश्चन आपको पूछ रहा है। तो आप इसको कैसे सॉल्व करोगे? तो सबसे पहला काम करना क्या है, आप डेटा लिखो कि कौन कौन सा डेटा आपको दिया हुआ है। तो दिया क्या क्या है आपको, रिवर्स सैचुरेशन करंट दिया हुआ है। तो हम सबसे पहले गिवन लिखते हैं। गिवन दिया हुआ है आई नॉट, कट तो नहीं रहा हूं, स्टार्ट। आई नॉट 50 नैनो एम्पियर, फिर उसके बाद से दिया हुआ है ईबी 0.7 वोल्ट, उसके बाद से दिया हुआ है वीबीसी -10 वोल्ट, फिर दिया हुआ है अल्फा एफ
0.995 अल्फा आर 0.5 एट टेम्परेचर दिया है 27 डिग्री सेल्सियस। ये तो दिया हुआ है, लेकिन आपको बनाना है इबर्समॉल मॉडल। किसका? एनपीएन का। तो आप सबसे पहले तो आप एनपीएन जंक्शन ड्रॉ करो। एक और स्टाइल पैटर्न चेंज करके बताता हूं। ये हमारा N प्लस यानी इमीटर है, ये हमारा P है, ये हमारा N। ठीक, अब हम इस जगह पर वायर जोड़ना शुरू कर रहे हैं। ये होगा बेस, ये होगा इमीटर, ये होगा कलेक्टर। तो अगर आप इसको देखो तो इस फिगर में दो जंक्शन है, एक तो J1 और J2 है, ये तो ऑलरेडी पता है आपको, ये J1 है, ये PBE जंक्शन और VCB जंक्शन। तो अगर आप इसको ड्रॉ करना चलोगे, इसका अगर हम मॉडलिंग करेंगे तो किस तरह से करेंगे वो हम देखते हैं। तो आप एक चीज देखो, ये बेस है, तो बेस में जो करंट जाएगा वो क्या बोलते हैं उसको? आईबी करंट। इसमें जो जाएगा उसको क्या बोलते हैं? आईसी करंट। और इससे जो निकलता है वो कौन सा करंट कहलाता है? आई करंट। ये पढ़ा है हम लोगों ने। ये हमारा इमीटर करंट है, ये हमारा बेस करंट है, ये हमारा कलेक्टर करंट है। तो अगर आप इसका इबर स्मॉल मॉडल बनाओगे तो किस तरह का बनेगा? सबसे पहले तो हम एक डायोड लगाएंगे। ये सपोज करो बेस है, ये हमारा इमीटर, ये हमारा डीई डायोड है, सफिक्स सी। ठीक, तो अगर इसको कोई करंट मिलेगा, वो फॉरवर्ड, चूंकि ये डायोड फॉरवर्ड बायस होता है, तो अगर फॉरवर्ड बायस होगा तो इसका जो सोर्स बनता है वो क्या बनता है? वो होता है अल्फा एफ। अगर इसके अंदर करंट फ्लो हुआ, आईडीई निकालेंगे अभी इसको, आईडीई क्या होगा, तो इसको हम लिख सकते हैं अल्फा एफ आईडीई। ठीक उसी तरह अब पी और एन यानी कि बैक टू बैक डायोड लगाना है, तो बैक टू बैक डायोड लगाने के लिए हम इधर से लगा दें। ठीक, ये टर्मिनल हमारा हो गया कलेक्टर। आप यहां देखो, ये हमारा अल्फा आर है। ठीक, ये हमारा जो डायोड है दूसरा वाला, दिस इज डीसी डायोड। तो ये बेस टू इमीटर था, तो ये हमने इसको आईडीई लिखा था, इसको हम आईडीसी लिख सकते हैं। तो अगर हम इधर जो करंट कंसीडर करेंगे जो कि रिवर्स बायस में होगा, दैट विल बी योर आईडीसी। ठीक है, देखिए क्वेश्चन में अल्फा आर दिया हुआ है, अल्फा एफ दिया हुआ है, हमें आईडीसी और आईडीई की वैल्यू पता करनी है। ठीक है, देखिए ये हो गया अल्फा आर, अल्फा आर हम यहां पर क्या लिख सकते हैं? आईडीसी। ठीक है, तो ये हमारे टर्मिनल।
सो नाउ वी विल टॉक अबाउट द करंट, चूंकि हमें निकालना क्या है, IC, IB और IE। तो अब आप देखो यहां से जो करंट जाता है वो कौन सा होता है, IC, यानी कि इस नोड पर जो करंट है वो तीन है, एक है IDC, दूसरा है अल्फा एफ, और तीसरा अल्फा एफ IDE है, और तीसरा IC है। इस जगह पर आप देखो तो जो करंट जाएगा वो कौन सा होगा, वो होगा IB। ठीक है, तो इस नोड पर अगर आप KCL लिखोगे तो भी आप IB की वैल्यू निकाल सकते हो। देन अगर आप इस पॉइंट पर देखो, जो करंट निकल कर आएगा वो क्या होगा, दिस करंट विल बी I। तो ये वाला इमीटर टर्मिनल, इस वजह से हम इसको बोल रहे हैं, यहां पर ये करंट हमारा बाहर आएगा। तो इस तरह से इस नोड पर, तो अगर आपको IE निकालना तो ये वैल्यूज निकालनी है। तो नाउ इन क्वेश्चन देयर इज VB इज गिवन, देयर इज VCB इज गिवन। तो हम एक एक करके सारे करंट्स की वैल्यू को निकालना शुरू करें। तो आप सबसे पहले तो आप निकालो IDC और IDE, यानी कि जो डायोड में करंट है। तो नाउ फ्रॉम द एबर स्मॉल मॉडल, दिस इज योर एबर स्मॉल मॉडल, नीचे लिख जरूर देना, ये हमारा एबर स्मॉल मॉडल है, और इसके थ्रू हम सारे करंट्स की वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं। तो सबसे पहले बताओ, अगर हम IDC निकालें, फॉर IDC यानी कि करंट इन बेस टू कलेक्टर डायोड, बेस टू कलेक्टर डायोड। ठीक है, तो अगर हम IDC की वैल्यू को निकालें तो सिंपल कौन सा इक्वेशन हमको यूज करना चाहिए, IDC इक्वल्स टू I नॉट ई पे पावर, इसके अक्रॉस वोल्टेज आएगा वो होगा VBC अपॉन ईटा VT -1, हमारा इक्वेशन आएगा। तो अगर आप I नॉट की वैल्यू चेक करो तो कितनी है, I नॉट की वैल्यू 50 नैनो एम्पियर है, और VBC की वैल्यू -10 है। तो अगर हम इस जगह पर इसको पुट करें तो I नॉट इज 50 नैनो एम्पियर, ई पे पावर -10, 2 इंटू VT यानी कि 26 वोल्ट -1, ये हमको IDC में। Now if you will calculate this value, this is -10, यानी कि VBC क्या है, नेगेटिव में इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि ज्यादातर हमारा कलेक्टर टू बेस जंक्शन क्या होता है, रिवर्स बायस होता है। तो ये -10 इसने लिया है। तो अगर आप इस जगह को कैलकुलेट करोगे तो हमारा IDC कितना आएगा, -59। So now if you will calculate this value will be -50 नैनो एम्पियर। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं, ये हमारा फर्स्ट पार्ट हुआ। नाउ फॉर IDE यानी कि हमारा फॉरवर्ड जंक्शन, करंट इन बेस टू इमीटर। तो अगर तुम बेस टू इमीटर जंक्शन के बीच में करंट लिखोगे तो क्या लिखोगे, IDE इक्वल्स टू I नॉट ई पे पावर VBE अपॉन ईटा VT -50 नैनो एम्पियर, ई पे पावर 0.7, दिस विल बी 52 millivolt -1, दिस इज नैनो एम्पियर। देन व्हाट इज योर IDE, IDE की वैल्यू हमारी कितनी आएगी, अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो जो हमारी वैल्यू आती है, तो स्टार्ट बोलते हैं। नाउ योर IDE इज स्टार्ट 5 मिली एम्पियर है, याद रखना। तो नाउ योर IDE इक्वल्स टू, if you will solve it, this will be 35 milliamps। तो आप कैलकुलेटर से इसको सॉल्व करना, कैलकुलेटर से सॉल्व करके आपको ये वैल्यू मिलेगी 35 मिली एम्पियर के बराबर।
सो द कंसेप्ट इज कि हमने ये दोनों कंपोनेंट्स निकालनी है. नाउ द करंट सोर्स, द वैल्यू ऑफ करंट कंपोनेंट्स. नाउ द वैल्यू ऑफ डिपेंडेंट करंट सोर्स. पहला वैल्यू है अल्फा एफ IDE. ठीक है, तो अल्फा एफ की वैल्यू कितनी है देखते हैं क्वेश्चन में. IDE है ना, अल्फा एफ IDE. तो अल्फा एफ की वैल्यू कितनी दी हुई है 0.995. तो 0.995 लिखें इंटू IDE की वैल्यू कितनी है 35 मिली एम्प. तो अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो हमारे पास कितना वैल्यू आएगा देखते हैं. ओके, स्टार्ट. So now the value of dependent current source is alpha f IDE, that is 0.99 into 35, यानी कि हमको आएगा 34.8 मिली एम्पियर. लिखोगे सिमिलरली अगर हम अल्फा आर इंटू IDC की बात करें, यानी कि डायोड करंट एट द कलेक्टर एंड, तो अगर आप उसमें बात करो तो आपका अल्फा आर की वैल्यू हमें चेक करनी चाहिए कितनी है. देखो आप क्वेश्चन में अल्फा आर की वैल्यू है 0.5. 0.5 में मल्टीप्लाई करेंगे हम -50 नैनो एम्पियर. तो दिस विल बी 0.5 इंटू -50 नैनो एम्प्स. ये कितना हो जाएगा? दिस विल बी -25 नैनो एम्पियर. ये वैल्यू हमको मिलेगी करंट सोर्स की. दिस इज अल्फा आर IDC. ये हमको मिल गई अल्फा एफ IDE. ठीक है, ये दोनों हमको वैल्यूज मिल गई. तो अगर हम इसको इक्वेशन नंबर 3 मान लें और इसको इक्वेशन नंबर हम 4 मान लें तो गलत नहीं है. दिस इज 1, दिस इज 2. ये सारी वैल्यूज को हमने वैल्यूज मान ली, अल्फा 1, 2, 3 एंड 4. नाउ वी हैव टू कैलकुलेट दिस वैल्यू ऑफ IE, IB एंड IC. तो आप सबसे पहले शुरुआत करो, किसी भी नोड को आप कंसीडर कर लो. जैसे फॉर IC हमको कौन सा नोड कंसीडर करना चाहिए? KCL एट कलेक्टर नोड. KCL एट कलेक्टर नोड पर अगर हम देखें तो क्या है, कितने करंट इनकमिंग है? IDC इनकमिंग, IC इनकमिंग. मान लो पॉजिटिव इसको, और इसको आउटगोइंग को निगेटिव मान लेते हैं. तो अगर हम निगेटिव मान लेंगे तो अल्फा एफ IDE हो गया निगेटिव, IC हो गया इनकमिंग, और ये हो गया आउटगोइंग इनकमिंग. तो हम इनकमिंग को लिखें और आउटगोइंग को माइनस कर देते हैं. तो आप लिखोगे IC प्लस हमको कि दूसरा जो इनकमिंग करंट मिल रहा है वो IDC, दूसरा आउटगोइंग जो करंट मिल रहा है वो अल्फा एफ ID. अल्फा एफ हमको क्या लिखना चाहिए? IDE, दैट इज इक्वल्स टू 0. ठीक है, तो हमने ये सारे वैल्यूज निकाली हैं. तो अगर आप लिखोगे फ्रॉम इक्वेशन, कौन कौन सी इक्वेशंस हमको यूज करने चाहिए? IC तो हमें नहीं पता, पर IDC हमें पता है कि नहीं? पता है. तो IDC हमको किस इक्वेशन में मिला? इक्वेशन 1. और हमको अल्फा एफ IDC किस में मिला है? अल्फा एफ IDE हमको मिला इक्वेशन नंबर 3. तो इक्वेशन 1 एंड 3 से, तो अगर हम इक्वेशन 1 और 3 से देखें तो हमको लिखेंगे IC प्लस IDC की वैल्यू कितनी लिखेंगे? IDC की वैल्यू लिखेंगे -50 नैनो एम्पियर माइनस दिस विल बी 34.8 मिली एम्पियर इक्वल्स टू 0. तो हमको IC की वैल्यू कितनी मिलेगी? दिस विल बी 34.8 मिली एम्प्स प्लस 50 नैनो एम्पियर. ठीक, ये मिलनी चाहिए. तो अगर आप इसको देखो तो ये 50 नैनो एम्पियर इतना स्मॉल है, वेरी स्मॉल, वेरी स्मॉल.
अगर ये बहुत ही कम है तो इसका मतलब हमको मिल रहा है 34.8 मिली एम्पियर, ये हमको कलेक्टर करंट मिल रहा है। दिस इज योर फर्स्ट आंसर। ठीक है, ये हमको मिला आईसी की वैल्यू 34.8 मिली एम्पियर, अप्रोक्सीमेटली हमको इतनी मिली। क्योंकि अगर आप 50 नैनो एम्पियर जोड़ भी देते हो तो कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा है। अब हम दूसरा कैलकुलेशन करेंगे किसका, आई का। ये कोई पैटर्न हमने फिक्स नहीं रखा है, आप किसी को भी कैलकुलेट कर सकते हो। तो आप आई की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए कहां लिखोगे केसीएल, केसीएल एट नोड इमीटर। तो अगर आप इमीटर नोड पर केसीएल लिखना शुरू करोगे तो क्या लिखोगे, लिख के देखें केसीएल पर। ठीक है, तो अगर आप इमीटर एंड पर देखना चाहो तो लिखोगे आईडीई इनकमिंग और बाकी सारे आउटगोइंग है। तो आईडीई हमारा पॉजिटिव हो गया, आईई हमारा माइनस में आएगा और अल्फा आर आईडीसी हमारा माइनस में आएगा। तो आप लिखोगे आईडीई माइनस आईई माइनस अल्फा आर आईडीसी इक्वल्स टू 0। तो बताओ आईई की वैल्यू किसके बराबर होगी, आईई की वैल्यू हो गई आईडीई माइनस अल्फा आर आईडीसी। ठीक है, तो आप आईडीई और अल्फा आर आईडीसी में देखो तो किस किस इक्वेशन से हमने निकाला है। आईडीई आप देखो किस में निकाला है हमने, आईडीई निकाला इक्वेशन नंबर 2 में, अल्फा आर आईडीसी निकाला है हमने इक्वेशन नंबर 5 में। तो इक्वेशन नंबर 2 में हमने जो वैल्यू निकाली वो 35 मिली एम्पियर निकाली है। तो दिस विल बी योर 35 मिली एम्पियर, दिस विल बी माइनस, और अल्फा आर आईडीसी की वैल्यू हमने कितनी निकाली, माइनस 25 नैनो एम्पियर। तो आप माइनस 25 नैनो एम्पियर करोगे, तो अगर आप इसको जोड़ोगे तो आपके पास हो जाएगा 35 मिली एम्प्स प्लस 25 नैनो एम्पियर। बहुत ही स्मॉल है, वेरी वेरी स्मॉल। अगर ये इतना कम है तो हमारे पास कितनी वैल्यू आएगी, थर्टी फाइव मिली एम्पियर्स आएगी। तो हम इसको लिख सकते हैं आई इक्वल्स टू 35 मिली। So your value of IC is 34.8. Your value of IE is 35 milliamps. Now the third parameter, this is second answer. Now third is your IB. ये तो बहुत इजी है, IE में से किसको हटा देना चाहिए हमें, IC को। So 35 मिली एम्प्स में से हम घटा देंगे 34.8 मिली, तो हमारे पास कितनी वैल्यू आएगी, 0.2। ये हमको बेस करंट मिले एंड इट इज वेरी स्मॉल। सो अगर हम फाइनल आंसर्स देखें अपने तो कौन कौन से मिल गए आंसर्स, आईसी एक आंसर आपको मिला 34.8 मिली एम्पियर्स, दूसरा आंसर मिला आपको 35 मिली एम्पियर, तीसरा आंसर मिला आपको आईबी की वैल्यू 0.2 मिली एम्पियर। तो अगर आप इस तरह से देखो तो आपकी ये तीनों करंट की वैल्यू निकली है। तो हमको क्वेश्चन में क्या पूछा था, हमको क्वेश्चन में यही पूछा था ना कि आप इबर्समोल मॉडल बनाएं और इबर्समोल मॉडल के थ्रू आप ये सारी की सारी चीजों को कैलकुलेट करें। वही हमने किया है, हमने एनपीएन ट्रांजिस्टर लिया, उसका इबर्समोल मॉडल बनाया, और जबकि ये बहुत ही ईजी है, इसमें बहुत ज्यादा कैलकुलेशंस टिपिकल नहीं होते हैं, इट्स वेरी सिंपल, आपको डायोड करंट से ही रिलेट करना है। सो और हमने ईटा की वैल्यू यहाँ आप ध्यान रखिएगा 2 ली है, इसलिए ली है क्योंकि ईटा इस 2 कब होता है, जब हम डायोड को क्या मानते हैं, सिलिकॉन का बना हुआ मानते हैं, इसलिए हमने ईटा की वैल्यू यहाँ पर 2 ली। सो फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग अब हम लोग पहुंचते हैं शुरुआत के क्वेश्चन में, फिर से एक बार देख लें। सो नाउ द क्वेश्चन वाज दैट इज एट टेम्परेचर 27 डिग्री आपको इन सारी चीजों को कैलकुलेट करना था, दैट वी हैव कैलकुलेटेड। So this was all about of this question. So students, I hope now you are able to explain the operation of transistor as an amplifier.
You are able to explain the graphical analysis of BJT amplifier. You are able to describe the Ebers-Moll model of BJT. You are able to determine the collector current, emitter current, base current using Ebers-Moll model. एग्जामिनेशन में इससे रिलेटेड अब जो भी प्रॉब्लम आएगी आप उसको अच्छे से अटेम्प्ट कर पाएंगे और मैक्सिमम मार्क्स गेन कर पाएंगे।